केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक जो पढ़ा वो सब कुछ हमारे लिए नया था। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से, और फिर उसमें हम लोग बढ़ते गए और फिर केपी, केसी और दुनिया भर की और बहुत सी चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम लोग लास्ट में आकर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर या इक्विलिब्रियम पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं वो, और उसके बाद में इक्विलिब्रियम के समय पर और इनिशियल समय पर कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से आते हैं, उन सबको पढ़ते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नई कहानी हमारे सामने आज, और वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कुछ ज़्यादा खास इसमें समझने जैसा है नहीं। मैंने कल भी शायद आपको बता दिया था कि न्यूमेरिकल जैसी दुनिया आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का मामला ख़त्म हो गया। ठीक है ना, बस अब यहाँ पर आप लिखिए और लिखते ही जाइए। ठीक है ना, सबसे पहला हेडिंग डालिए आयनिक इक्विलिब्रियम, बल्कि चैप्टर का नाम डाल दिया, बस इतना काफ़ी है, जानने की जरूरत नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। और हेडिंग डालिए पहला इलेक्ट्रोलाइट। इसका कोई मतलब नहीं है कि आयनिक इक्विलिब्रियम से किसे कहते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि किसे आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसलिए आप उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ यहां से कहानी स्टार्ट करता है तो यहीं से पढ़िए और लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। पहला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत तेजी से हाथ चलाइएगा, 2 बार से तीसरी बार नहीं बोलूंगा। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their molten states. The substance which conduct electricity in their molten state or in the form of their aqueous solution. The substance which conduct electricity in their molten state or in their aqueous solution are called electrolytes. आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सभी सब्सटेंस जो कि अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं, एग्जांपल लिख लो उसका। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr एटसेट्रा कर दो। HCl भी कह सकते हो, HCl एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। वो सब्सटेंस जिनके मोल्टन स्टेट में या जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आपस कंडक्ट करा सकते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the molten states, the substance which do not conduct electricity in the molten states or in the form of their aqueous solution or in the form of their aqueous solution are called non-electrolytes. The substances which do not conduct electricity in the molten states or in the form of their aqueous solution are called non-electrolytes. Are called non-electrolytes. For example, sugar, urea, glycerine, etc. वो सब्सटेंस जो कि अपनी मोल्टन स्टेट या अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में रहते हुए अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करा देते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी बड़ी आराम से,
KCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, KBr, HCl इन सभी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इनकी भी कौन सी स्टेट से? मॉल्टन स्टेट से। सॉलिड फॉर्म में रहते हुए इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जब इनकी मॉल्टन स्टेट में इनको लाया जाएगा, नहीं कि इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से, जिनके एक्वस सॉल्यूशन अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सिंपल एग्जांपल मैंने दोनों को बता दिए, 2 2 3 3 इतने याद रख लेंगे, काफी हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखे इस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं हमें। उनमें से पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लिखिए द सब्सटेंस विच, इसमें स्ट्रॉन्ग वाले में लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखिए। पहली बात तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उनमें से स्ट्रॉन्ग के बारे में बता रहा हूं। द सब्सटेंस विच आयनाइजेस, द सब्सटेंस विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, द सब्सटेंस विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली लगभग पूरे आयनाइज हो जाते हैं। लगभग, वो भी लगभग कह रहे हैं, 100 के 100% ना भी हो तो भी चल जाएगा। 99.9% या 99.9%, 99.5%, 90.6%, 99% तक भी अगर हो जा रहे हैं, 98% तक भी हो जा रहे हैं तो भी इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो हैं ही। लेकिन जितना ज्यादा कोई आयनाइज हो जाएगा उतना ही बेहतर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ठीक है, तो क्या लिखा? द सब्सटेंस विच आयनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, the substance which ionize completely in their aqueous solutions, in their aqueous solutions are called strong electrolytes, are called strong electrolytes, are called strong electrolytes. For example, example लिखिए strong electrolytes के H2SO4, HCl, HNO3, NaCl etc. H2SO4, HCl, HNO3, NaCl etc. नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए द सब्सटेंस विच आयनाइज इनटू ए स्मॉल एक्सटेंट, द सब्सटेंस विच आयनाइज इनटू ए स्मॉल एक्सटेंट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट तो हैं, इसका मतलब आयनाइज तो होंगे लेकिन पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो पाएंगे। द सब्सटेंस विच आयनाइज इनटू ए स्मॉल एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब मात्रा, EXTENT, एक्सटेंट मतलब मात्रा। वो सब्सटेंस जो कि कम मात्रा में आयनाइज हो पाते हैं। द सब्सटेंस विच आयनाइज इनटू अ स्मॉल एक्सटेंट आर नोन एज, सॉरी, स्मॉल एक्सटेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, स्मॉल एक्सटेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। into small extent in their aqueous solutions are called weak electrolytes, weak electrolytes. take weak electrolytes, for example weak electrolytes का एग्जांपल लिखिए NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3 क्या नाम होता है इसका, कोई बताएगा? HCN, CH3COOH, NH4OH एटसेट्रा। मैंने सबके एग्जांपल लिखवा दिया आपको। पहली बात मैंने अभी तक क्या क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। 4 चीजें हमने अब तक जान ली है, ठीक है ना। उन चारों के हमने एग्जांपल भी जान लिए हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में क्या देना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में क्या देना है, ये बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके आयनाइजेशन के बावजूद इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब ये नहीं है कि ये टूटता नहीं है, टूटता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसके 100 मोल लिए तो पता लगा उसमें से 15 मोल ही जो है वो H+ और Cn- में कन्वर्ट हो पाएंगे, H+ और Cn- में 85 मोल या 85 मॉलिक्यूल HCN के 100 मॉलिक्यूल में से पता लगा 15 मॉलिक्यूल ही क्या हो पाए, आयनाइज हो पाए, आयनाइज 85 मॉलिक्यूल एज इट इज रह गए। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl लिया तो पता लगा 95 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए H+ और Cl- में 5% या 5 ही मॉलिक्यूल पता लगा, 100 में से 5 मॉलिक्यूल सिर्फ क्या रहे, HCl की फॉर्म में रहे, बाकी टूट करके क्या बन गए, H+ और Cl-। तो वो सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आयनाइज, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कि आयनाइज नहीं हो पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइज तो हो जाते हैं लेकिन कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। कंप्लीटली का मतलब ये नहीं है कि ये टूट कर सर थोड़ा सा टूटा थोड़ा सा रह गया, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर सैकड़ों मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल लिए तो उनमें से 10 या 5 मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, 10, 15, 20, 25, 30 तक भी होंगे तो भी वो वीक की कैटेगरी में आएगा। तो 20-30 मॉलिक्यूल आपके 100 में से 20-30 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो गए, बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल एज इट इज रह गए। इसका मतलब है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उससे हो तो जाएगा लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। चलो कहानी खत्म। ये अभी लिख लो उसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, पहली बात जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वा का मतलब वाटर, यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन को ही हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ये जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, किसका, CH3COOH, नाम पता नहीं होगा आप लोगों को, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का मैंने क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। इस एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर ये टूट गया, किस किस में टूट गया, CH3COO- और यहां से मिला क्या, H+। ये H+ इस H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H3O+ आयन, H3O+ आयन। कुल मिला जुलाकर ये दोनों मिलकर वो है आपका हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रही बात। और ये है क्या, एसिटेट आयन। तो 2 आयन्स बन गए। आयन का मतलब ही चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो समझो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ बात समझ में आ रही है। इसका सीधा मतलब हो गया ये दोनों चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेंगे, और चार्ज पार्टिकल अगर हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन सर ये चूंकि इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसलिए इतना क्या नहीं हो पाता है, आयनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि अगर कुछ टूटते हैं ना, अगर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो कुछ एसोसिएट होकर फिर से वापस क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इसमें कभी भी उतना ज्यादा हम ये यानी कि चाहें कि ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाए तो नहीं हो पाता, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। यहीं से शुरुआत होती है किसकी, आयनिक इक्विलिब्रियम की। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम था, उनमें आयंस का खेल नहीं था। वहां क्या थी रिएक्शंस, N2 + CH2 गिव्स आउट 2NH3, कोई आयन नहीं आया था, प्लस या माइनस नहीं आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर अब हमारा आयंस की एंट्री हो गई है, आयंस की एंट्री। तो आयनिक रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को ही आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आयनिक फॉर्म में हो रही हो, आयंस की फॉर्म में हो रही हो, तो आयनिक रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाता है उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये कहानी यहां से, यहां के बाद ये रिएक्शन लिखिएगा, इसके बाद जो आपने लिखा उसी नीचे ये रिएक्शन लिखिए, CH3COH + H2O गिव्स आउट CH3COO- + HCO+, और फिर इसके नीचे लिखिएगा द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन, ये रिएक्शन लिखिए पहले जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके देख साथ हाथ चलाइए, और फिर उसमें लिखिए द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन unionized molecules and the ions, the equilibrium which is established between the unionized molecules, equilibrium which is established between the unionized molecules and the ions in the solution of weak electrolytes,
इन द सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल मतलब ये इस सॉल्यूशन में मोस्टली तो ऐसे मिलेंगे, कुछ ही ऐसे मिलेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर हमने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लेकर उनको पानी में घोल दिया तो उसमें से 15-20 तो टूटकर ये बना लेंगे, और मोस्टली जो है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? अभी अनआयनाइज्ड फॉर्म में पाया जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों मौजूद हैं, और सॉल्यूशन है वो, इसका मतलब। तो कहने का मतलब है जिस समय सब कुछ मौजूद हो तो उस समय की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। उसी इक्विलिब्रियम के समय की बात चल रही है कि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और ये जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल है इनके बीच के इक्विलिब्रियम को ही क्या कहा जाता है? आयनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। The equilibrium which is established between the unionized molecules and the ions in the solution of weak electrolyte, and the ions in the solution of weak electrolytes are called ionic equilibrium, are called ionic equilibrium, are called ionic equilibrium। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आयंस की फॉर्म में ना लिया जाए तो वो एक के नॉर्मल रिएक्शन होती है। अगर वो आयंस की फॉर्म में हो रही हो तो वो आयनिक रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शंस में अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयनाइजेशन के बाद के आयंस के बीच जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है? आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जो जो चीज जानी है उसको मतलब समझ लो, बार बार कह रहा हूं। एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, एक हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर सर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करी तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर ये कहानी खत्म हो गई। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि उसमें हम ये मान लेते हैं कि NaCl कंप्लीटली आयनाइज हो गया होगा और सब के सब बदल कर क्या बन गए होंगे? Na+ और Cl-। समझ में आ रही बात? NaCl को जब हम वाटर में घोलेंगे तो वो चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कहां लिखा मैंने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा होगा NaCl को। तो NaCl के सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली, जितने, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो ऑलमोस्ट 100 के 100, मतलब 95 के ऊपर कम से कम, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो चुके होंगे Na+ और Cl- में। इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहलाती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल। बस पूरा एक तरीके से आपने जो रिएक्टेंट लिया पानी में घोलकर वो कंज्यूम हो गया, वो नया कुछ बन गया, अब वो NaCl नहीं रह गया। आप समझ में आ रही बात? तो लेकिन ये वाली रिएक्शन में चूंकि दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं हो पाता है? आयनाइज नहीं हो पाता, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसलिए इनको पढ़ेंगे हम लोग, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था। उसके बगैर जाने बगैर ये समझ में ना आता, इसलिए उसको बताया मैंने, ठीक है ना। हो गया, बढ़े आगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बना लिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अभी भी 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ये नहीं कह पाओगे अब इसके बाद भी, ये नहीं कह पाओगे कि सर कुछ कम पढ़ा रहे हैं। कम नहीं पढ़ाऊंगा और उतना जोर नहीं लगाऊंगा जितना जोर लगा रहा था। जोर नहीं लगाऊंगा, तो पढ़ाना चाहिए होता पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या है? एक ही बात को 3-3, 4-4 बार अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पढ़ाने के तरीके से, जब पढ़ाया जाता है। बस सीखने सिखाने के मामला खत्म करो। किसकी समझ में आया? किसी देखूंगा भी नहीं किसी तरफ सही से, क्योंकि देखूंगा तो चेहरे पे वो जो क्वेश्चन मार्क दिखता है उसी की वजह से मैं 4-4 बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, और फिर उसमें फील लाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे समझा दो, इसको ऐसे समझ में आएगा, उसको ऐसे समझ में आएगा। हर एक का ध्यान रख करके पढ़ाने की कोशिश क्या करता हूँ। वो मामला ना रखो, अपना काम करो, नहीं हो भी नहीं पाएगा। वैसे भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन अगला हेडिंग क्या डाला? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। गजब का टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं निश्चित तौर पर, ठीक है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। ओके, लिखिए इन द अर्लियर एरा, शुरुआती एरा में, अर्लियर मतलब शुरुआती कब? जब दुनिया की शुरुआत हुई? नहीं, जब
साइंस की शुरुआत हुई तब, समझ में आ रही बात ना, जब लोगों ने साइंस के बारे में जानना और सीखना स्टार्ट किया, तब की बात कर रहा हूं। इन द अर्लियर एरा, या केमिस्ट्री में जब लोगों ने जानने की चीजें जानना स्टार्ट की, तब की बात हो रही है। इन अर्लियर एरा द एसिड्स आर दो सब्सटेंस। अर्लियर एरा में क्या माना जाता था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच वर टेस्टेड सोर, SOUR वाला सोर। ये माना जाता था शुरुआती दौर में जो भी चीजें खट्टी होती हैं वो एसिड होती हैं। यही पढ़ के भी आए हो आप लोग 10th क्लास तक, ठीक है। तो क्या लिखा, एसिड्स, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो खट्टा होगा वही बस, जो खट्टा है वो तो एसिड है ही, लेकिन जो खट्टे नहीं भी हैं वो भी एसिड होते हैं कुछ, यानी ये नहीं है कि बस केवल खट्टी चीजें ही एसिड होंगी, ठीक है ना। तो क्या लिखा, द एसिड्स वर दो सब्सटेंस विच वर टेस्टेड श्योर एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, and change the color of litmus paper from blue to red, and change the color of litmus paper, and change the color of litmus paper from blue to red, blue to red। ठीक है ना, कॉमा, soluble in water, soluble in water and react with certain metals to give hydrogen, and react with certain metals to give hydrogen, and reacts with certain metal to give hydrogen। सर वो बायोलॉजी में पढ़ाना है क्या? हाँ पढ़ाना है। हाँ, तो सर वो वाले की चाबी दे दीजिए। क्या हुआ, वो पढ़ना है, अभी रुक जाओ ना, ठीक है, बंद कर दिया, कर दो, हाँ ओके। क्या लिखा, एंड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, एंड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक में बता दी। ये अर्लियर एरा में इस तरह की बातें सोची जाती थी कि वो चीजें जिनका टेस्ट खट्टा हो, जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे, मतलब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे, और जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ओके जी, एंड अगली लाइन लिखिए, बल्कि बेसिस वर दो सब्सटेंसेस दैट टेस्टेड बिटर, बेसिस वर दो सब्सटेंसेस दैट टेस्टेड बिटर, जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। बेसिस वर सब्सटेंसेस दैट टेस्टेड बिटर, हैव सोपी फील, कॉमा लगा, कॉमा, हैव सोपी फील। सोपी फील मतलब उनका टच करने पर सोप जैसा है ना, सोप सॉल्यूशन या सोप के जैसा टच आता है, ठीक है ना। हैव सोपी फील एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर and change the color of litmus paper from red to blue, and neutralized acids, and neutralized acid, एक ही में सारी प्रॉपर्टीज आ गई। and neutralized acids क्या मतलब इस बात का, वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर हो, जो कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दें, जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दें, जो कि टच करने पर कैसा फील दें, सोपी फील दें। उस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। चीज हो वो बस खाली ये कंडीशंस फुलफिल करे, उसको बेस मान लिया गया। लेकिन 1884-85 के आसपास में आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट है, और उन्होंने इस थ्योरी को में कुछ बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये जो बोल रहे हैं ये भी सही है, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट थ्योरी, ये चीजों के बारे में कंप्लीटली नहीं बताती है। तो फिर कंप्लीट थ्योरी के लिए क्या कहा उन्होंने, कहा मेरा कॉन्सेप्ट पकड़िए, और उसी कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया गया, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लिखिए आर्हीनियस, पहले स्पेलिंग लिखिए, ARRHENIUS, हाँ, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या था, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेस किसको कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लगभग 1884-85 के टाइम की बातें हैं, ठीक है ना। ठीक है, जिस समय हम लोग जूझ रहे थे उस समय ये लोग जो है ना एसिड और बेस के बारे में जानकारी जुटा रहे थे।
और यही है जिस समय आप लोग यहाँ अभी बकवास कर रहे हैं, उसी समय स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए लोग रिसर्च कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? जिस समय आप यहाँ बैठे बकवास कर रहे होते हैं ना, बिना बात इधर उधर की फर्जी बातें कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, उसी समय और उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने काम के कुछ बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस बना करके आपको दे दिए हैं कि आप तो बस इसी में झुंझुना बजाते रहिए, है ना। ये झुंझुना लेकर के इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, टेलीग्राम, फलाना धमाका, ये सब इनके झुंझुने आप बजाते रहो झुंझुने, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में। सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ हैं? इंडिया में। जाके एक बार सर्च कर लेना। अगर पर डे की टाइम काउंट करोगे ना, केवल कि पर डे कितना टाइम इंडियन यूथ जो है वो किस पे बिता रहा है? मोबाइल पे। और फिर उसका कंपैरिजन करना जर्मनी के साथ, उसका कंपैरिजन करना फ्रांस के साथ, उसका कंपैरिजन करना इजराइल के साथ, उसका कंपैरिजन करना अमेरिका के साथ, तब पता चलेगा कि उनका यूथ क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो नई चीज़ों को और खोजने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन बार बार वही है कि क्या कहा जाए, बार बार एक ही बात को समझाना, उसका असर खत्म हो जाता है। प्यार से समझाई हुई बात आपकी समझ में नहीं आती ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि यार मैं तो कुछ और ही चाह रहा हूँ, ये बच्चे कुछ और ही कर रहे हैं। सोचिए, ये वही 1885 की बात है जब 1885 में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब हम लोग अपनी आज़ादी की जंग के लिए एक एसोसिएशन बना रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। समझ में आ रही बात ना? वो 1885 में स्थापना हुई थी इसकी, और ये 1884 की बातें हैं। तो ये 1884-85 में क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यहाँ हमें तंग करके रखे हुए, वहाँ अपना जानकारी जुटा रहे हैं, ठीक है ना। खैर, दिमाग नहीं लगाओगे तो यही सब होगा। अभी क्या लिखा? अभी भी आगे तक भी यही सब चलता आ रहा है, अभी भी यही चल रहा है। बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि कुछ बदल गया, बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, ठीक है ना। बस वो एक उस तरह की गुलामी नहीं है, एक तरीके की मानसिक गुलामी तो है ये। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको किसी चीज़ ने अपना गुलाम बना के रख लिया, आप 8-8, 9-9, 10-10 घंटे अगर सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं अपने, तो ये क्या है? एक तरीके की मानसिक गुलामी तो है ये आपके माइंड को। अब उन्होंने सीधे कहा कि फिजिकली गुलामी करने से कोई फायदा ही नहीं, क्या करना है इसको, यहाँ से गुलाम बनाओ ना इनको। ये जो भारत के इतनी भयंकर, इतना ज़्यादा यूथ होने के बावजूद ये हालात है ना। जिधर चले जाओ आज के टाइम में यूथ ही यूथ दिखता है अभी इंडिया में, और कुछ दिनों में यही यूथ जो है क्या हो जाएगा? बूढ़ों में जब कन्वर्ट होगा। आपकी आप जिस टाइम में पैदा हुए ना, पता चलेगा आपको। समझ में आ रही बात ना? जब यही यूथ पूरी तरीके से, एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना कि आप सब जो अभी जवान हैं, यंग हैं, आप सब एक टाइम में आकर के बूढ़े भी तो होंगे ना। और जब इतनी ही पॉपुलेशन एक साथ बूढ़ी होगी, जैसे अभी यंग कंट्री कहा जाता है भारत को, उस समय क्या कहा जाएगा? बूढ़ी कंट्री। समझ में आ रही बात ना? यहाँ बूढ़े बूढ़े दिखेंगे, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो डिजास्टर की तरह से होगा। मैं क्या कहूँ आपको, बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ लेकिन आपकी समझ में नहीं आती बातें। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अभी भी डिपेंडेंट किसे कहते हैं? तो बच्चों को और बूढ़ों को। और जब आप बूढ़े बनेंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो ज़्यादा पॉपुलेशन ओवर एज वाले लोगों की होगी और यंग लोग कम मिलेंगे। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि आप सब इतनी बड़ी, अभी बहुत ज़्यादा, इंडिया में से ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं पॉपुलेशन नहीं है अभी यूथ के समय। और इतना यूथ होने के बावजूद जब एक साथ ये सारे यूथ जब एक साथ बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो जो आने वाला यूथ होगा उसके कंधों पे कितना बोझ होगा? मतलब बोझ मतलब समझते हो ना? हम तो अपनी भारतीय संस्कृति की वजह से कहते हैं भाई माँ बाप को बोझ थोड़ी समझोगे, लेकिन बच्चों माँ बाप की केवल अकेले बात नहीं है। बात यह है कि सारा देश में ही जब, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी क्या? अरे जवान लोग काम करने वाले होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कम होंगे तो कम होगी। खैर, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी समझाना आप लोगों को वैसे कोई फायदा कर नहीं, ठीक है ना। लिखे, इसने क्या कहा, इसके बेस पर क्या कहा जा सकता है? आर्नियस ने कहा, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दी, द सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंसेज जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोवाइड करें। अब टेस्ट वेस्ट के चक्कर में ना पड़ो, सीधे सीधे पानी में घोलो और देखो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। वो सब्सटेंसेज जो कि पानी में घोलने पर H+ आयन प्रोवाइड कर दें, उनको एसिड कहेंगे। और कहा वो सब्सटेंसेज जो कि वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर OH- आयन प्रोवाइड कर दे, उनको बेस कहेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उसका। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी
इस कॉन्सेप्ट से भी कहानी नहीं पूरी हो पाई, इस कॉन्सेप्ट से भी लोगों ने कहा ये भी अधूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से बदलने के लिए कौन आ गए, क्योंकि सबके बारे में ये भी नहीं बता पा रहा था। बात को समझ में आ रही है? सबके बारे में ये भी नहीं बता पा रहा था। कैसे? इसने कहा वाटर इज न्यूट्रल। समझ में आ रही बात ना? यहां पर एक तरीके से देख लो तो वाटर न्यूट्रल हो गया, वाटर में तो हम घोल रहे हैं किसी चीज को, तो उन्होंने कहा पानी तो न्यूट्रल है और पानी में किसी चीज को घोल के देखो, अगर वो H+ आयन प्रोवाइड कर दे तो समझ जाओ एसिड, और उसी पानी में किसी चीज को घोलने पर अगर OH- मिल जाए तो समझो बेस। लेकिन कुछ दिनों बाद कौन चले आए? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी चले आए, ठीक है ना। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहने लगा कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। प्रॉब्लम से ये कह रहा हूं कि कोई गलती नहीं निकालना है एक दूसरे की, बस ये कहा कि आपने भी अधूरी छोड़ दी कहानी। अभी भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एसिड और बेसिक कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन वो आपकी डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं। आपने जो डेफिनेशन दिया उसमें फिट नहीं बैठते। उन्होंने बोला ऐसे कौन से हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड दिख रहा तुम्हें? उन्होंने बोला कि नहीं सर आपके हिसाब से H2S कैसा है? तो उसने बोला सर एसिड है। बोला H2S कैसा है? कहा एसिड है। तो कहा मैं भी एसिड ही मान रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कह रहा। बोला सर H2S में से अगर मैंने H+ निकाल दिया तो क्या बचेगा? HS-। बोला सर आपके हिसाब से HS- क्या है? बोला ये भी एसिड है। कहा मैं भी एसिड मान रहा हूं, मैं कुछ और नहीं मान रहा। तो बोले ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? कहा H+ और S- में टूट जाएगा। बोला सर आपके हिसाब से S- क्या है? कहा ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक आयन बन चुका है, अब इसके पास तो H+ की मौजूदगी है नहीं, इसको पानी में भी घोलूंगा तो नहीं देगा H+ आयन, तो ना ये एसिड हुआ ना बेस हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भूल कर रहे हैं आप, ये क्या है? इसने कहा ये बेस है। कहा S- को आप H+ दे दीजिए तो ये सर बन जाएगा क्या? HS-। यही तो है, रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन। रिवर्सिबल होने का मतलब वो क्या कह रहा है? प्रोटॉन H+ मतलब क्या? प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। क्लियर? अगर H+ है तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, बचा क्या? केवल प्रोटॉन। H+ को ही प्रोटॉन कहा जाता है। H+ को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। तो उन्होंने अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया और क्या कहा? प्रोटॉन डोनर आर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। जरूरी नहीं है कि OH- देंगे वही बेस होंगे, नहीं समझे? जो सॉल्यूशन के अंदर केवल OH- आयन प्रोवाइड करेंगे केवल वही बेस होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या होता है? बेस। इसने कहा जो सल्फाइड आयन है अगर आप इसको H+ आयन देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? HS-। तो बोला सर ये बेस और ये एसिड। समझ में आ रही बात? इस बेस से जो बना वो इसका कॉन्जुगेट एसिड, इस बेस से जो बना उसका कॉन्जुगेट एसिड। बार बार कह रहा हूं ध्यान समझो, जो बता रहा हूं उसको समझो ध्यान से। जैसे मैंने बोला इसने कहा सर NH3 + H+ गिव्स आउट NH4+। इसने कहा सर ये कौन है? अमोनिया। तो सर आर्हीनियस सर से पूछा, आर्हीनियस सर बताइए अमोनिया क्या है? एसिड बेस। बोले कुछ नहीं समझे? कारण क्योंकि अमोनिया को पानी में घोल दीजिए सर H+ आयन प्रोवाइड नहीं करता। अमोनिया को पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, OH- भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर्हीनियस के मुताबिक ना तो एसिड है ना बेस है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कहना था कि सर चूंकि जब मैं इसको H+ प्रोवाइड करता हूं तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? NH4+ बना लेता है, मतलब अमोनियम आयन बना लेता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट H+ और OH- को लेकर नहीं है। जो आपने बोला वो भी सही है, उसमें जितने फिट बैठ जाए वो सब एसिड बेस सही है, गलत नहीं है। मतलब जो OH- देगा वो बेस होगा, जो H+ प्रोवाइड कर देगा पानी में वो एसिड होगा। आपकी जो बात है वो सही है, लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं बता पा रहे, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? तो उसने कहा कि देखिए अमोनिया के बारे में आप नहीं बता पा रहे कि अमोनिया एसिडिक कैरेक्टर रखेगा या बेसिक कैरेक्टर, पर मैं बता रहा हूं कि वो सभी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, प्रोटॉन डोनर आर एसिड। आई बात समझ में? प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। क्लियर हो गया इतनी बात? फिर ये भी कहानी खत्म नहीं हो पाई थी। अब कहानी अगली कल की क्लास में पढ़ेंगे, बस समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर ये कहानी भी खत्म नहीं होती पूरी तब तक क्या हो गया? लुईस चले आए और लुईस ने कहा सर ये जो आप लोग बता रहे हैं ये भी गलत नहीं है, जो आर्हीनियस ने बताया वो भी सही है, जो आपने बताया वो भी सही है, लेकिन इसमें भी आपकी बातें जो इसके पहले अर्लियर एरा में थी उसकी बात ही खत्म हो गई कि टेस्ट करके देखो कि कौन खट्टा है कौन कड़वा है, ठीक है ना। कहा इस सबको छोड़ दो, क्या करना है बस ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन में कौन क्या कर रहा है। आर्हीनियस का कहना था, इसने कहा ये भी मत चेक करो, ये तो चेक कर ही लो, ठीक है, उससे भी बहुत एसिड और बेस पता चल जाएंगे, लेकिन वो चीजें जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस। फिर लुईस आए और उन्होंने कहा कि सर प्रोटॉन का एक्सेप्टर या बेस होना भी या डोनर होना भी बहुत जरूरी की बात नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो ना तो प्रोटॉन डोनर है और ना ही प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लेकिन फिर भी एसिड और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं।
तो सवाल उठने लगा ये कौन है, तो बोला ऐसे सभी सब्सटेंस जो कि लोन पेयर डोनर हो। क्या हो? लोन पेयर डोनर। तो जिनके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हो या कर रहे हो, तो वो बेस होंगे। लोन पेयर डोनर आर बेस। उसने कहा सर देखिए अमोनिया बेसिक इसलिए नहीं है कि वो प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे हिसाब से तो अमोनिया बेसिक इसलिए है क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर सकती है। इस अमोनिया ने अपना लोन पेयर ही तो H+ को प्रोवाइड कराया है। वो लोन पेयर इसने लेकर के क्या बना लिया है? NH4+ बना लिया है, अमोनियम आयन। तो इसका कहना था लोन पेयर डोनर आर बेस। और सर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो ऐसे। तो इसने बोला कि ये जो H+ है इसने लोन पेयर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे सपोज करिए इसने कहा इसको भी छोड़ दीजिए, इसने कहा कि ये H, मान लीजिए हम इसमें कोई और चीज मिला दें, जैसे क्या BF मैंने लिया था उस समय भी आपके सामने लिया था, BF3 या BH3 कुछ कर लिया था, याद होगा। NH3 को जब हम BF3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अभी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रखा है। जैसे इसको अमोनिया मिलती है तो इससे कहता है भाई अगर तुम अपना ये लोन पेयर, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर अगर मुझे कुछ दिन के लिए दे दो तो मेरा काम बने। तो बोले ले लो। इसने लोन पेयर क्या किया? डोनेट किया। तो लोन पेयर डोनर आर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। अब देखो देख के कोई नहीं बता सकता इनको कि एसिड है या बेस है। इसको देखकर कौन कहेगा कि एसिड है? BF3 को देखकर कौन कहेगा एसिड है? लेकिन ये किसने बताया? लुईस ने बताया, लुईस ने, ठीक है ना, वही वाला लुईस जो शुरुआत में था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला, ठीक है ना। उसी लुईस ने आकर यहाँ पर बात बताई कि लोन पेयर डोनर आर बेस और लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट रह गया? बहुत छोटी छोटी सी 6 बातें हैं टोटल मिला के 6। जब तो न्यूट्रल भी चीजें होती है ना, ऐसा थोड़ी सबके सब एसिड बेस ही होंगे। हमें एसिड और बेस को जानने की बात चल रही थी कि एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या फिर कुछ और कहानियां, उनके सॉल्ट भी बन जाएंगे। अब सॉल्ट को थोड़ी पता लगा लोगे। NaCl के बारे में हम कहने लगे तो NaCl ना तो प्रोटॉन डोनर ना प्रोटॉन एक्सेप्टर, NaCl ना H+ डोनर ना H+ OH- डोनर, ना तो वो लोन पेयर डोनर ना वो लोन पेयर एक्सेप्टर। 6 में से कोई सी भी डेफिनेशन के साथ फिट नहीं बैठता, इसलिए वो ना एसिड ना बेस। समझ में आ रही बात ना? क्या है? सॉल्ट है। क्लियर है? अभी बात समझ में आ गई? ओके, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ये 6 के 6 मैंने बता ही दिए, वापस दोबारा कल की क्लास में आके ये तीनों कॉन्सेप्ट को वापस फिर से लिखवा देंगे। कौन? नहीं, क्यों? CH4 ना तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना लोन पेयर डोनेट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कंप्लीट होने के बाद भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बाकी जो भी पूछना होगा कल क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।